गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग जो हमारा जो 12th चैप्टर है, तो 12वां चैप्टर है, इसमें हम लोग अभी दक्षिण भारत देखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग गुप्त काल, पुष्पभूति वंश, प्रथम वंश देख लिए थे। अब हम लोग दक्षिण भारत में जो संगम हुआ था, तमिल संगम, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा दक्षिण भारत है। संगम काल, संगम काल जो हुआ था ये 100 ईस्वी से 100 ईस्वी से 250 ईस्वी तक, मतलब 250 100 ईस्वी से 250 ईस्वी के बीच संगम काल हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तमिलनाडु। प्रॉपरली कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। ये क्या है, कवि एक सम्मेलन, एक कवि सम्मेलन बुलाया गया था। इसमें क्या हुआ था इस कवि सम्मेलन में कि तमिल भाषा में जो संगम, इसको क्या हुआ था, देखो कवि सम्मेलन बुलाया गया था। संगम काल में क्या हुआ था, इसको तमिल भाषा में क्या होता है, संगम कहा जाता है। तमिल भाषा में क्या कहता है, ये क्या था, दक्षिण भारत में कवि सम्मेलन बुलाया गया था, उसको तमिल भाषा में क्या कहते हैं, संगम कहते हैं, संगम कहा जाता है। तो वही हो गया उसको संगम काल। ये कितना बार बुलाया गया था? 3 बार बुलाया गया था। कितने बार संगम बुलाया था? 3 बार बुलाया गया था। ठीक, 3 बार। इसका जो संरक्षण किसने किया था? पांड्य राजाओं ने किया था। पांड्य राजा जो है ना, चोर चेल पांड्य, तो पांड्य राजाओं ने इसको किया था, सम्मेलन बुलाया था। इसमें भाषा कौन है? तमिल भाषा है। तमिलनाडु में तमिल भाषा है, तमिल भाषा है। ठीक है, तो तमिल हो गया। अब आते हैं आगे। संगम, ये जो प्रॉपरली जगह है ना, यहाँ पे इधर यहाँ यही हुआ था संगम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग संगम। संगम जो पहला जो संगम हुआ था, 3 संगम हुआ था। 3 संगम हम लोग पढ़े यहाँ पे, 3 संगम बुलाया गया था। पहला संगम है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिणी मदुरई में होता। कहाँ हुआ? दक्षिण मदुरई में हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण मदुरई में हुआ था आयोजन। ठीक है, इसका जो जनक, जो अध्यक्षता कहते, अध्यक्षता अगस्त ऋषि थे। अध्यक्षता किसने किया था? अगस्त ऋषि। और दक्षिण भारत का आर्यीकरण भी बोलेगा तो वो भी कौन है? अगस्त ऋषि। ठीक है, अगस्त ऋषि हो गया। इसका आगे देखते हैं। 89 राजा इसमें शामिल थे। कितने राजा शामिल थे? 89 राजा शामिल थे, मतलब 89 राजा शामिल शामिल थे, मतलब उपस्थित हुए थे। और इसमें जो संगम काल में जो लिखे गए साहित्य थे, उसके उनकी कोई जानकारी मिले। पहला जो साहित्य हुआ था, संगम साहित्य जो हुआ था, संगम जो हुआ था आयोजन, इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, इसका एक पाणिनि के उस अष्टाध्याय में इसकी जानकारी, मतलब इसका जो साहित्य होता है ना, कि इसके जो लिखा है कि इसमें ये हुआ है, वो चीज नहीं मिलता। पाणिनि की जो पुस्तक अष्टाध्यायी है, पाणिनि की पुस्तक क्या है? अष्टाध्यायी पुस्तक है। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी, इसमें जो संगम काल की जानकारी मिलता है। इसमें एक पाणिनि की जो पुस्तक है उससे ही मिलता है। और इसमें कोई साहित्यिक जो इसका है, वो साहित्यिक जो चीज होता है, इसे कोई जानकारी इसका नहीं मिलता है। ठीक है, इसका मतलब इस प्रॉपरली इस संगम काल के बारे में जो साहित्य लिखा जाना चाहिए, वो इस जानकारी नहीं मिलता। पर पाणिनि की पुस्तक जो अष्टाध्यायी है, उसमें संगम काल की, संगम जो प्रथम हुआ था, इसकी जानकारी मिलता है। अब दूसरा आते हैं, पहला हो गया, दूसरा आते हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कपाटपुरम हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया? तोल्कापियर ने किया था। तोल्कापियर ने किया था। इसका अध्यक्ष किसने किया? तोल्कापियर ने किया था। तोल्कापियरम नामक तमिल साहित्य, तोल्कापियरम नामक तमिल साहित्य की रचना किया। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तोल्कापियर। देखिए, तोल्कापियर और साहित्य का नाम क्या है? तोल्कापियरम। नाम याद है? तोल्कापियर, तोल्कापियरम, तोल्कापियर, तोल्कापियरम। हो गया। आयोजन कहाँ हुआ था? कपाटपुरम हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? कपाटपुरम हुआ था। कहाँ हुआ था? कपाटपुरम हुआ था। अध्यक्षता तोल्कापियरम पियर ने किया था। तोल्कापियरम नामक जो है साहित्य रचना किया था। इसमें जो है 89 राजा थे। इसमें पहला में कितना था? 89 था। दूसरा में कितना था? 59 राजा थे। कितना थे? 59 राजा थे। दूसरे में कितना था? 59 राजा थे। हाँ, होते तीसरे संगम। तीसरा संयोजन कहाँ हुआ था? उत्तरी मदुरई में होता। पहला संयोजन पहला जो संगम सम्मेलन कहाँ हुआ था? दक्षिण मदुरई। दक्षिण, अब फिर आया कपाटपुरम, फिर आता है उत्तरी मदुरई। उत्तरी मदुरई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता निकर ने किया था। निकियर ने किया था। किसने किया था इसकी अध्यक्षता? निकियर ने किया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? निकियर ने किया था। ठीक है, इसमें 49 राजा, 49 राजा शामिल थे। संगम, तृतीय संगम में 49 राजा शामिल थे। पहले कितना था? 89 था। उसके बाद 59 आया, फिर 49 आ गया। अब आते हैं हम लोग संगम काल के राज्य, मतलब संगम काल में जो 3 राज्य थे, चोल चेल पांडे। कितने राजा थे? तीन राजे थे। कितने राजे थे? संगम काल में 3 राजे थे, चोर चेल पांड। अब इसके देख लेते हैं। चोल राजा जो थे इधर रहते थे, इधर। हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो चोल शासक थे, ये लोग ज्यादातर श्रीलंका, इंडोनेशिया, इस सब पे वार करते थे। मतलब इस साइड हो गया चोल, इधर हो गया न, जो
पश्चिमी तट पर हो गया चेर, और नीचे दक्षिण में हो गया पांड हो गया। पांड क्या हो गया दक्षिण में। ये तीनों का देख लिया लोकेशन। अब आते हैं हम लोग चोल देखते हैं। पहले हम लोग चोल देखते हैं। चोल दो बार हुआ है, एक बार अभी होगा, एक बार 9वीं सदी में होगा। ठीक है, तो अभी पढ़ लेते हैं, इसका कुछ फिर चोल चेरपांड पढ़ लेंगे, फिर हम लोग उस दूसरा जो पीरियड में चोल आया उसके बारे में उसको आगे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चोल जो है इसकी राजधानी कहाँ उरैयूर हुआ था। चोल जो है इसकी राजधानी कहाँ हुआ था, उरैयूर में हुआ था। इसका जो चिन्ह क्या है, बाघ है। इसका जो चिन्ह है ये याद रखिएगा। ठीक है, इसकी राजधानी उरैयूर और चिन्ह बाघ है। चिन्ह बाघ है। चोल जो है इसकी जो राजधानी कहाँ हुआ था, उरैयूर। पहला जो इसका हुआ था कहाँ हुआ, उरैयूर हुआ था। विश्व में प्रसिद्ध उरैयूर का सूती वस्त्र है। विश्व में प्रसिद्ध उरैयूर की सूती वस्त्र है। सूती वस्त्र उरैयूर का क्या है, सूती वस्त्र के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, सूती वस्त्र के लिए। अब आते हैं हम लोग उपजाऊ। उपजाऊ इसका है कावेरी नदी का मैदान। इसका जो कावेरी नदी का मैदान है उपजाऊ मैदान है। इसका जो उपजाऊ क्या है, उपजाऊ के लिए कावेरी नदी का जो मैदान है उसका तटीय इलाका जो है वो उपजाऊ है चोल वंश के लिए। अब वहां से चोल था पहले था प्रतापी शासक। इसका जो प्रतापी शासक करिकाल था। कौन था, करिकाल। करिकाल जो था ये इसने क्या किया था, 12,000 मजदूर लाया था। कहाँ से लाया था, श्रीलंका से लाया था। जो बोले ना इधर से रहता था ये लोग, ज्यादातर जो वॉर करते थे जहाँ हो गया आपका ये हो गया ये एरिया, श्रीलंका हो गया। इधर फिर आ जाता है इंडोनेशिया हो गया, वगैरह हो गया। आज देखते 12,000 जो मजदूर कहाँ से लाया था, श्रीलंका से लाया था। किस लिए लाया था, मजदूरों को कावेरी नदी पर 160 मीटर लंबा बांध बनवाया था। जो 160 मीटर लंबा बांध बनवाया था इसने। अब भारत का पहला बांध है ये। कौन सा, भारत का पहला बांध है। जो प्रतापी शासक जो करिकाल थे, करिकाल ने 12,000 मजदूर कहाँ से लाया, श्रीलंका से लाया। कावेरी मजदूरों को कावेरी नदी पर 160 मीटर लंबा बांध बनवाया। अब भारत का पहला बांध है ये, भारत का पहला बांध है। इसको ग्रांड बांध भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ग्रैंड बांध भी कहते हैं। तो यहाँ देख लें, इसके आगे देखते हैं। करिकाल के बाद वो स्वतः ही समाप्त हो गया। उसके बाद हम लोग अभी आते हैं चेर वंश का चेर देखते हैं। चेर जो है ये इसकी राजधानी कुरूर है। चेर जो है इसकी राजधानी क्या है, कुरूर है। चेर कौन है, क्रूर है। चेर कहाँ से, क्रूर। तो इसका जो प्रथम जो शासक थे वो उदयन जरेल थे। चेर जो वंश है इसकी राजधानी कहाँ है, क्रूर है। इसका प्रथम शासक कौन है, उदय जरेल है। महाभारत युद्ध में सैनिकों को भोजन करवाया था। जो उदय जरेल जो था, जो महाभारत युद्ध जब हुआ था उसमें क्या हुआ था कि द्वापर युग में जो महाभारत हुआ था उस समय जो चेर वंश के जो राजधानी क्रूर थे, क्रूर का जो प्रथम पहला जो शासक था उदयन जरेल था। उसने क्या किया था, महाभारत युद्ध में जितने भी सैनिक थे उन सबको भोजन करवाया था। और किसने कराया था, उदयन जरेल ने कराया था। अब होता है सैन गुटनबर्ग। सैन गुटनबर्ग जो थे ये कनगी पूजा करते हैं। मतलब कनगी मतलब होता है कि उसका हिंदी होता है पत्नी पूजा। तो सैन गुटनबर्ग जो था इन्होंने पत्नी पूजा मतलब कनगी पूजा प्रारंभ किया था, कनगी पूजा। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरा शासक आदिगमन आया था। आदिगमन जो था गन्ना की खेती प्रारंभ किया। आदिगमन क्या था, गन्ना की खेती प्रारंभ किया था। इसमें इंपॉर्टेंट ये महाभारत युद्ध में सैनिकों को भोजन कराया था उदय जरेल ने, सैन गुटन ने कनगी पूजा कराया था और आदिगमन ने गन्ना की खेती प्रारंभ किया था। क्या किया था, गन्ना की खेती प्रारंभ किया था। चेर चेर को अशोक द्वितीय ने केरल पुत्र का। अशोक ने चेर जो था, चेर को क्या कहा, केरल पुत्रम का। क्या कहा, केरल पुत्रम का जो संबोधित किया। जो अशोक का जो द्वितीय शिलालेख है, अशोक का जो द्वितीय शिलालेख है उसमें चेर को क्या कहा, केरल पुत्र का। किसने, अशोक ने कहा गया। इसका जो चिन्ह क्या था, धनुष। इसका जो चिन्ह क्या था, धनुष था। अर्थ था पर्वत। देखो चोल का क्या हो गया था, बाघ। ठीक है, चोल का क्या था, बाघ। चेर का हो गया धनुष। ठीक है, इसका अर्थ होता है, चेर का अर्थ क्या होता है, चेर का अर्थ क्या होता है, पर्वत। चेर का मतलब पर्वत। चेर को ऐसे छोटी पर्वत। चेर का अर्थ क्या होता है, पर्वत। अब आते हैं तीसरा पांडे। पांड इसकी राजधानी मदुरई थी। इसका कहा था, मदुरई। पांड की राजधानी मदुरई। इसका जो चिन्ह क्या था, मछली। पांड की जो चिन्ह था वो मछली था। देखिए पहला चोल हो गया, चोल का बाघ। दूसरा हो गया चेर, चेर का हो गया धनुष और पांड का हो गया मछली। इसका जो पहला शासक था नोडियोन समुद्र पूजा करता था। नोडियोन जो था इसने समुद्र पूजा प्रारंभ किया। इस समुद्र पूजा प्रारंभ किया था। नोडियोन जो था, नोडियोन पहला शासक पांड वंश का था। इसने क्या किया, समुद्र पूजा प्रारंभ किया। तो मतलब सबसे दक्षिण में था ना, इसने क्या किया, समुद्र पूजा प्रारंभ किया।
और इसका सबसे प्रतापी जो राजा था नेडुजेलियन था। नेडुजेलियन ने तलियालम युद्ध में चेर, चोल और 5 राजाओं को एक साथ हराया था। पांड्य देखते हैं, पांड्य की राजधानी मदुरई, चीन मछली, प्रथम शासक कौन का नेडियोन था और इसने समुद्र पूजा प्रारंभ किया था। प्रतापी शासक नेडुजेलियन था। नेडुजेलियन ने तेलंगिया लंगनम युद्ध में चोर, चेल 5 राजाओं को एक साथ हरा दिया था नेडुजेलियन ने। तो चेल हो गया, चोर हो गया और पांड्य 3 था ना। उसमें पांड्य जो शासक कौन थे? प्रतापी सबसे नेडुजेलियन था। नेडुजेलियन ने युद्ध में चेर, चोर और 5 राजा और जो थे उन सबको एक साथ हरा दिया। ठीक है, इतना प्रतापी था। पहला शासक कौन था? नेडुजेलियन, सूर्य पूजा करता था। अब आते हैं हम लोग संगम कालीन बंदरगाह, मतलब जो चोर चेर पांड्य थे इनके कौन कौन बंदरगाह है वो देख लेते हैं हम लोग। आते हैं हम लोग चेर का था मुजरिस और बंदर चेर। देखिए बंदर चेर ऐसे याद हो गया, अब मुजरिस को याद रख लीजिए। मुजरिस चेर हो गया मुजरिस और बंदर चेर चेर हो गया मुजरिस और बंदर चेर। चोल का बंदरगाह था पुहार और उरई। पुहार और उरई। पांड का हो गया, पांड बंदरगाह का सालीचूर कोरका है। पांड का हो गया सालीचूर कोरका है। चेर का बंदरगाह होगा मुजरिस बंदर चेर और चोल का हो गया पुहार और उरई। पांड का हो गया सालीचूर और कोरका। यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। सबसे पहले उस समय क्या था? सबसे पहले ऊर होता था, गांव के बाद आता है नाडु क्या होता है? मंडक क्या होता है? देश। तो दक्षिण भारत में क्या होता था? सबसे ऊपर होता था टॉप पे देश होता था। देश क्या होता था? मंडक क्या होता है? नाडु क्या होता है? ऊर मतलब होता है गाँव। और नीचे देखे तो गाँव, नाडु, मंडक, देश। यहाँ तक हो गया। इसका आगे देखते हैं। क्लियर है? संगम साहित्य जो था 100 ईस्वी से 250 ईस्वी। ठीक है। संगम साहित्य की भाषा की जो संगम साहित्य जो है इसके जनक बोलिए, संगम साहित्य का जो भाषा बोलिए देखिए तमिल साहित्य क्या है? तमिल साहित्य क्या भाषा है? तमिल क्या है? भाषा है। तमिल साहित्य के जनक कौन है? अगस्त ऋषि। तमिल साहित्य के जनक कौन है? अगस्त ऋषि। तोल्काप्पियम जो है इसका संबंध व्याकरण से। तोल्काप्पियम जो है तमिल भाषा का क्या है? संगम का व्याकरण से। तमिल का जो है तोल्काप्पियम जो है इसका संबंध क्या है? व्याकरण से। तोल्काप्पियम क्या है? इसका संबंध व्याकरण से है। तिरुकुरल जो है तिरुकुरल या कुराल तमिल साहित्य का बाइबिल कहते हैं। तोल्काप्पियम क्या हो गया? तमिल भाषा का व्याकरण। तिरुकुराल जो है या कुराल बोले, तिरुकुराल इसमें भी कुराल है। तिरुकुराल यहाँ भी कुराल तिरुकुराल बोलिए या कुराल बोलिए, ये क्या है? तमिल भाषा का बाइबिल है। तमिल भाषा का क्या है? बाइबिल है। जीवक चिंतामणि जो है जैन धर्म के से संबंधित। जीवक चिंतामणि कौन है? जीवक चिंतामणि जो जैन धर्म से संबंधित है। जीवक चिंतामणि जो है क्या है? शायद ये जैन धर्म से संबंधित है। शिल्पाधिकारम जो है जैन धर्म से ये भी संबंधित है। शिल्पाधिकारम और ये तमिल साहित्य का इटालियन कहा था। तमिल साहित्य का क्या होता है? इटालियन कहा था। शिल्पाधिकारम जो है ये तमिल जैन धर्म से संबंध है और तमिल भाषा का इटालियन कहा जाता है। ठीक है। मणिमेखले क्या है? मणिमेखले बौद्ध धर्म से संबंधित है। मणिमेखले क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। मणिमेखले क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। अब आते हैं इसके आगे। हम लोग संगम काल देख ली। अब इसमें हम लोग अब उत्तर भारत आते हैं, फिर दक्षिण भारत। अब मिला के चलेंगे दोनों। ठीक है। ये भी अब उत्तर भारत में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उस समय? हसीन मशूक शाह, ये ट्रिक था ISP के। फिर गुप्त से हरियाक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश, कन्नव वंश, सातवाहन वंश जब चल रहा था उसी के टाइम पीरियड में वाकाटक वंश भी चल रहा था। उसके बाद सातवाहन वंश के बाद जो गुप्त वंश आया था उसी समय क्या हुआ था? जो हिंद, शक, पल्लव, कुषाण ये भी आक्रमण किए थे। तब इसके जो सातवाहन वंश के बाद जो था ये उसके स्थान पर ना वाकाटक आया था। सातवाहन वंश के जो था उसी समय उसका जो उसके बाद उसके सातवाहन वंश के बाद वाकाटक वंश आया था। सातवाहन देखा जाए तो ये दक्षिण भारत की ओर लगभग चले गए थे।
लगभग बहुत दक्षिण भारत की ओर चले गए थे। और फिर उत्तर भारत में गुप्त वंश हो गया। अब आते हैं आगे, ठीक है। सातवाहन वंश का जो वकाटक वंश आया, और वकाटक वंश जो था ये सातवाहन वंश के स्थान पे आया था। और शासक इसका कौन था? रुद्रसेन। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट इसको पूछा जाता है जब सवाल में, शासक पूछा जाता है रुद्रसेन, ठीक है। तो संस्थापना नहीं किया था, अभी इसका आगे जो है शासन आया है, शासक बने हैं रुद्रसेन। रुद्रसेन का जो विवाह हुआ है, जो गुप्त वंश का जो गुप्त वंश के टाइम पीरियड में बकाटक चल रहा था, गुप्त वंश का जो चंद्रगुप्त द्वितीय था। इससे पहले कौन था? रामगुप्त थे। तो रामगुप्त और देवी का विवाह हुआ था, तो देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त को मार दिया था। फिर कौन बना था? रामगुप्त द्वितीय। रामगुप्त तो मर गया, उसका बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी का विवाह होता, उनसे पुत्री हुआ था। पुत्री हुई थी प्रभावती। उन दोनों का पुत्री कौन थी? प्रभावती था। प्रभावती जो थी, जो रुद्रसेन का विवाह किसके साथ हुआ था? प्रभावती के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? प्रभावती के साथ हुआ था। यहाँ तक क्लियर है? अब के आगे तो बकाटक वंश देख लिए, ये सातवाहन वंश के बाद आया और गुप्त के समकालीन चलता था। तो बकाटक हो गया, ये दक्षिण भारत के था लगभग, और वो उत्तर भारत में गुप्त थे, ठीक है। और ये सातवाहन वंश का समय था, रुद्रसेन का विवाह हुआ था। रुद्रसेन का विवाह किसका? प्रभावती के साथ हुआ था। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं चालुक्य वंश। चालुक्य जो था ये 550 ईस्वी से 557 ईस्वी तक चला है। चालुक्य कब से कब चला? 550 से 757 ईस्वी तक। इसका उदय हुआ था सातपुड़ा पर्वत के दक्षिण में। सातपुड़ा जो पर्वत है उसके दक्षिण में इसका हुआ था, मतलब दक्षिण भारत से ले लीजिए। इसकी 3 शाखाएं थी, बतापी या बदामी बोलिए, दूसरा कल्याणी, तीसरा बैंगी। बतापी, कल्याणी, बैंगी, ये तीनों है, मतलब एक एक गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ऐसे हटते गया, ठीक है। फिर मैं टाइम पीरियड पर चलते रहा, ठीक है। इसकी तीन शाखाएं थी, बतापी, कल्याणी, बैंगी। सतपुड़ा के दक्षिण में है, 550 से 757 तक। अब हम लोग पहला इसकी राजधानी जो था बतापी, बदामी बोली, इसका हम देखते हैं। इसके संस्थापक कौन थे? जयसिंह थे। और जयसिंह से इसके बाद आया पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का आपको याद होगा, जब हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें पुलकेशिन द्वितीय का भी चर्चा हुआ था, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय जो है इसका जो कवि था रवि कीर्ति था। पुलकेशिन द्वितीय का जो कवि कौन थे? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति, उसके आप देखिए, हर्षवर्धन को हरा दिया था किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हरा दिया था? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन ने जब हर्षवर्धन शासन में, उसने पुलकेशिन द्वितीय पे आक्रमण किया था, पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। उसके बाद आते हैं आगे, महेंद्र वर्मन को हरा दिया था। पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को हराया था, महेंद्र वर्मन को हरा दिया था, ठीक है। महेंद्र वर्मन को हरा दिया था। अब आते हैं पल्लव वंश का जो महेंद्र वर्मन था, पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को हरा दिया था, ठीक है। अब महेंद्र वर्मन को हराने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हरा दिया? महेंद्र वर्मन को हरा दिया। इसको हराने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने उपाधि लिया। किस चीज का उपाधि लिया? कांची कोंड धारण किया। कांची कोंड धारण किया। कांची कोंड धारण किया। कांची कोंड धारण किया। नरसिंह वर्मन ने किया। पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को हराने के बाद कांची कोण की उपाधि धारण किया, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने। अब जो नरसिंह वर्मन थे, महेंद्र वर्मन के बाद कौन राजा बना पल्लव वंश का? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन ने क्या किया? पुलकेशिन द्वितीय को मार दिया। जब पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को हरा दिया, इसके बाद राजा बना कौन? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन ने क्या किया? इसने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया, और नरसिंह वर्मन ने उसको हरा के बतापी है ना, बतापी कोण धारण किया, ठीक है। अभी देखिए, पल्लव वंश की राजधानी क्या है? कांची। पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को हराया तो कांची कोट, और नरसिंह वर्मन ने फिर नरसिंह वर्मन पे, देखिए, पुलकेशिन द्वितीय ने पुनः फिर नरसिंह वर्मन पे आक्रमण किया। क्या हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन पे किया, उसको हरा दिया, कांची कोट। फिर से जब नरसिंह वर्मन जो राजा बना इसके बाद, तो फिर से पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को मार दिया। तो पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने मार दिया, तो नरसिंह वर्मन ने उपाधि धारण किया बतापी कोड़, ठीक है, बतापी कोड़। इसके बाद आते हैं हम इसका जो इसके बाद कोई शासक उतना इम्पोर्टेंट नहीं, तो उसके बाद अंतिम शासक देते हैं कीर्ति वर्मन।
कीर्तिवर्मन इसके अंतिम शासक हैं, कीर्तिवर्मन द्वितीय। इसके जो अंतिम शासक कौन है? कीर्तिवर्मन द्वितीय। ये जो थे राष्ट्रकूट, अब इसके बाद क्या, राष्ट्रकूट वंश जो दंती दुर्ग था, अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय, इसका जो एक था दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन को मार दिया। दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन द्वितीय को मार के राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया। किसने किया? दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया। और इसका लिखिए, अब ये राष्ट्रकूट वंश नहीं, इसका राष्ट्रकूट वंश को जो कीर्तिवर्मन, इसको आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग बतापी, कल्याणी, बेंगी, ये तीनों हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग राष्ट्रकूट पे आएंगे। ठीक है, इसका प्रथम शासक कौन था? जो दंती दुर्ग था। इसका जो अंतिम शासक कौन है? दंती दुर्ग ने किसे मारा? कीर्तिवर्मन द्वितीय को मार दिया। तो ये बतापी बतापी ये समाप्त हो गया। इसके बाद आया कर्क द्वितीय, सबसे लास्ट का है। आता है कर्क द्वितीय को तल्लव द्वितीय ने मार दिया था। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग कल्याणी पर। कल्याणी जो है, इसका जो संस्थापक कौन था? कल्याणी का तल्लव द्वितीय था। देखिए तल्लव द्वितीय क्या हुआ अब बताते हैं। राष्ट्रकूट वंश जो थे, इसका संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग कीर्तिवर्मन को मार दिया। इसका अंतिम शासक कौन आया? कर्क द्वितीय। दंती दुर्ग ने क्या किया? इसका जो बचा, इन सबको क्या किया? इसने अपना सामंत बना लिया। सामंत फिर कल्याणी का बनाने, कल्याणी जो तल्लव द्वितीय थी, ये प्रतापी हो गया। इसने कर्क द्वितीय को मार दिया, इसको हरा दिया, राष्ट्रकूट वंश खत्म हो गया। अब कल्याणी वंश है। कल्याणी का जो राज्य है, कल्याणी राजधानी, इसके संस्थापक कौन थे? तल्लव द्वितीय। इसके बाद आया सोमेश्वर। सोमेश्वर जो थे, सोमेश्वर को जो राजेंद्र चोल जो थे, चोल वंश के राजेंद्र चोल ने से हार जाने के कारण जल में आत्महत्या कर लिया। राजेंद्र चोल जब बने, उन्होंने क्या किया? सोमेश्वर को, राजेंद्र चोल ने क्या किया? जब आक्रमण किया कल्याणी पर, तो कल्याणी में सोमेश्वर राजा थे, उनको हरा दिया। राजेंद्र चोल ने हरा दिया सोमेश्वर को। सोमेश्वर ने हार जाने के कारण इन्होंने क्या किया? जल में जाके आत्महत्या कर लिया। इसने कर लिया, सोमेश्वर ने। किससे हार गए? राजेंद्र चोल से। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं विक्रमादित्य। विक्रमादित्य 4, ये इसके राज्य जो कवि विक्रमादित्य 4, इसके कवि कौन थे? विल्हन थे। और इन्होंने विक्रमांक देव चरित्र लिखा। इन्होंने क्या लिखा? विक्रमांक देव चरित्र लिखा। सोमेश्वर के बाद आया विक्रमादित्य 4, विक्रमादित्य 6 है, सॉरी, विक्रमादित्य 6। इन्होंने क्या, कवि बिल्हन जो था, विक्रमांक देव को चरित्र को लिखा। और विघ्नेश्वर जो मित्राक्षरा इसके बाद विघ्नेश्वर जो थे, विघ्नेश्वर ने मिताक्षरा लिखा। ये क्या था? हिंदू कानून था। इनका कवि कौन था? बिल्हन थे। उन्होंने विक्रमांक देव चरित्र लिखा। विघ्नेश्वर ने मिताक्षरा लिखा। ये मिताक्षरा क्या है? हिंदू कानून है। इसके बाद अंतिम शासक कौन रहता है? सोमेश्वर 4। इसके बाद अंतिम शासक कौन है? सोमेश्वर 4। अब आते हैं, ये स्वतः ही समाप्त हो गया। फिर इसके बाद बेंगी बेंगी आया। बेंगी में ये चालुक्य थे। बेंगी के चालुक्य, पहला के बदामी के चालुक्य, उसका कल्याणी के, उसका बेंगी। इसका जो संस्थापक पूछता है, ये आंध्र प्रदेश ये चले गए। आंध्र प्रदेश के शायद ये चले गए। और इसके संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन थे। इसके संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन थे। और ये भी वंश स्वतः ही समाप्त हो गया। तो ये हमारा चालुक्य वंश यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब आते हैं पल्लव वंश देखते हैं, फिर ये डायग्राम को हम लोग समझेंगे। ठीक है, पल्लव वंश इसकी राजधानी क्या है? कांची। पल्लव वंश इसकी राजधानी क्या है? कांची। इसके पल्लव वंश इसकी राजधानी क्या है? कांची। और इसके संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु के दरबार में भरवी रहते थे। भरवी ने किरनाजुकियम नामक पुस्तक लिखा था। किरजानुकुरम नामक पुस्तक लिखा था। पल्लव वंश के जो थे, पल्लव वंश, इसकी राजधानी क्या है? कांची थी। और इन्होंने, इनके संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे। इसके दरबार में भरवी किरजानुकियम पुस्तक लिखा था। क्या लिखा था? किरजानुकालियम पुस्तक लिखा था। महेंद्र वर्मन इसका कौन है? महेंद्र वर्मन हार गया। महेंद्र वर्मन क्या हुआ? हार गया। इसका तो आया पुलकेशिन द्वितीय। देखिए, संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। इसके दरबार में भरवी किरजानुकालियम पुस्तक लिखा। इसके बाद आया महेंद्र वर्मन
जो थे ये इसको किसने हरा दिया था? पुलकेशिन द्वितीय से हार गए। वो महेंद्र वर्मन किससे हार गए थे? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन पे आक्रमण किया था और महेंद्र वर्मन हार गया था। इसके बाद आया नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन पुलकेशिन द्वितीय पुनः आक्रमण किस पर किया? नरसिंह वर्मन पर किया, पर नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हरा के बतापी को जीत लिया और इसने बतापी की उपाधि धारण किया। ठीक है, क्या हुआ? महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया और फिर नरसिंह वर्मन जब राजा बना, फिर पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया। फिर नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर बतापी को जीत लिया। बतापी का चालुक्य कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। जीत लिया और बतापी कोण का उपाधि किसने धारण किया? नरसिंह वर्मन ने। इसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसके दरबार में कौन रहते थे? डांडी रहते थे और इसे दस कुमार चरित्र पुस्तक लिखा था। डांडी जो थे इन्होंने दस कुमार चरित्र नामक पुस्तक लिखा था। नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में कौन रहते थे? डांडी रहते थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में कौन रहते? डांडी रहते। इसने दस कुमार चरित्र नामक पुस्तक लिखा था। क्या लिखा था? दस कुमार चरित्र नामक पुस्तक लिखा था। अपराजित को चोल शासक आदित्य प्रथम ने हराया। अपराजित जो था, इसके बाद आया अपराजित, और अपराजित को चोल शासक आदित्य प्रथम ने पराजित कर दिया। अपराजित जो था इसको चोल शासक जो थे आदित्य प्रथम ने क्या पराजित कर दिया। किसको किया? अपराजित को चोल शासक जो था आदित्य प्रथम ने पराजित कर दिया। किसने किया? आदित्य प्रथम ने पराजित कर दिया। याद हो गया? आप देख लेते हैं, इस डायग्राम को हम लोग समझ लेते हैं। कन्नौज में कौन था? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण किया, पर हर्षवर्धन हार गया। पुलकेशिन द्वितीय बतापी का चालुक्य था। ये राष्ट्रकूट वंश के थे। राष्ट्रकूट वंश में बतापी कल्याणी बेंगी। बतापी याद है? कल्याणी बेंगी। बतापी का जो पुलकेशिन द्वितीय था, उन्होंने महेंद्र वर्मन पर आक्रमण किया, पर महेंद्र वर्मन को हरा के कांची कोण की उपाधि दिया। फिर जब नरसिंह वर्मन बना तो फिर से आक्रमण किया और नरसिंह वर्मन ने किस बार क्या हुआ? नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दी और नरसिंह वर्मन ने बतापी को जीतकर बतापी कोण का उपाधि धारण किया। ये देखिए पल्लव का था। पल्लव के बाद आता है चोल। पल्लव जो थे पल्लव वंश का जो कौन कौन था? नरसिंह वर्मन। देखिए पल्लव है ना, पल्लव के बाद देखिए पल्लव है। इसके बाद अब आया, इसके स्थान पर जो था जो आदित्य प्रथम थे, आदित्य प्रथम ने अपराजित को पराजित करके चोल वंश का स्थापना किसने किया? आदित्य प्रथम ने किया। और इस समय इसके बाद क्या हुआ? इस समय जो था ये राष्ट्रकूट वंश था, प्रतिहार वंश था, पाल वंश, इन तीनों ने कन्नौज पर अधिकार किया, पर युद्ध किया। कुछ भाग पाल वंश ने इधर से किया और इधर से राष्ट्रकूट और इधर से प्रतिहार। पर अंततः जो इसमें जीत हुआ था प्रतिहार वंश का हुआ था, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद विदेशी आक्रमण भी शुरू हो गया था। ISPK के बाद फिर से आया मोहम्मद गजनी आया, गौरी आया, कासिम, ये सब आने शुरू हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चोल वंश पे। पल्लव वंश क्या हो गया? पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित था। अपराजित को चोल शासक आदित्य प्रथम ने पराजित कर दिया। अब आते हैं चोल वंश। चोल वंश का जो है 9वीं सदी, चोल वंश 9वीं सदी, इसकी राजधानी क्या है? तंजौर है। चोल वंश जो है 9वीं सदी में इसकी राजधानी क्या है? तंजौर है। कहाँ है? तंजौर है। राजधानी कहाँ है? तंजौर है। और चोल वंश देखिए, चोल वंश के 9वीं सदी में हुआ था। इसकी राजधानी तंजौर है और इसके संस्थापक कौन है? विजयालय है। इसके संस्थापक कौन है? विजयालय है। और विजयालय ने चोल वंश का स्थापना कर दिया था। और आदित्य प्रथम जो था, इसने पल्लव वंश का शासक जो था आदित्य अपराजित को पराजित कर दिया। अपराजित को किसने पराजित किया था? आदित्य प्रथम ने किया था। इसने देखिए पल्लव वंश के पहले ही इस वंश का स्थापना वो कर दिया था विजयालय ने, और चोल वंश का 9वीं सदी में। और ये पल्लव वंश का जो आदित्य अपराजित था, इसको किसने पराजित कर दिया? आदित्य प्रथम ने पल्लव वंश को पराजित कर दिया। और इससे उन्होंने कोंडन राम उपाधि धारण किया था। आदित्य प्रथम ने कोदंड राम का उपाधि धारण किया। आदित्य प्रथम ने किस का उपाधि धारण किया? कोदंड राम का उपाधि धारण किया। कोदंड राम का उपाधि धारण किसने किया था? आदित्य प्रथम ने किया था। अब आते हैं नीचे प्रांतक। इसके बाद आया प्रांतक प्रथम ने मदुरई को जीता। प्रांतक प्रथम ने मदुरई को जीत लिया। तोलकाप्पियम युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को
वो प्रांतक तृतीय को हरा दिया। अब देखिए, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आया था राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के बाद आ चुका है पल्लव वंश। पल्लव के बाद आया राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट के बाद आता है चोल। राष्ट्रकूट के समकालीन कौन था? चोल था। पहले पल्लव था, ऊपर में कौन था? राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट के समकालीन कौन चल रहा है? चोल। राष्ट्रकूट के समकालीन कौन चल रहा है? चोल चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों कौन था? ये था ये तीनों कौन था? बतापी, बादामी, देखिए बतापी 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 के बाद आया राष्ट्रकूट। बतापी के बाद कौन आया था? बतापी का चालुक्य। इसके बाद कौन है? राष्ट्रकूट आया था। राष्ट्रकूट के बाद आया था फिर कल्याणी का चालुक्य और फिर बैंगी। मतलब इन दोनों के बीच में राष्ट्रकूट बीच में आया था। राष्ट्रकूट बीच में आया था और राष्ट्रकूट और प्रतिहार और पाल इन तीनों पे कन्नौज पे अधिकार किया था। बताबी का के बाद कौन है? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के बाद है कल्याणी। ठीक है, बीच में आया था राष्ट्रकूट। अब ये जो राष्ट्रकूट है इसी के समकालीन कौन चल रहा है? राष्ट्रकूट के समकालीन ही चोल चल रहा है। अब राष्ट्रकूट के समकालीन चोल चल रहा है। प्रांतक प्रथम जो थे, आदित्य प्रथम का प्रांतक प्रथम है, इसने मदुरई को जीत लिया। और तोलकाप्पियम युद्ध में राष्ट्रकूट शासक जो कृष्ण तृतीय ने प्रांतक प्रथम को हरा दिया। प्रांतक प्रथम को हरा दिया। किस तृतीय ने? प्रांतक प्रथम को हरा दिया। तोलकाप्पियम युद्ध में प्रांतक तृतीय को हरा दिया और प्रांतक प्रथम मदुरई को जीता और तोलकाम युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को प्रांतक प्रथम को हरा दिया। इसके बाद आया राजा राम। राजा राम जो थे इन्होंने श्रीलंका को जीता। राजा राम ने क्या है? श्रीलंका को जीता और मालदीव को भी जीत लिया। श्रीलंका के साथ साथ मालदीव को भी जीता। इसने उपाधि दिया मामुंडी चोल। राजा राम ने श्रीलंका को भी जीता। ऐसे याद रखें, राम जी ने भी श्रीलंका जीता था, तो राजा राम ने श्रीलंका को जीता, मालदीव को भी जीता। ऐसे उपाधि धारण किया मामुंडी चोल। मामुंडी चोल। इसके बाद आते हैं इन्होंने राजा राम ने ही बृहदेश्वर मंदिर बनाया था। इन्होंने क्या? बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राम ने बनवाया था। अब आते हैं राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को पूरी तरह से जीत लिया। इन्होंने पूरी तरह से नहीं जीता था, पर राजेंद्र प्रथम जब आए इन्होंने श्रीलंका को पूरी तरह से जीत लिया। इन्होंने सुमात्रा इंडोनेशिया के शासक शैलेंद्र को पराजित कर दिया था। जो राजेंद्र प्रथम थे इन्होंने श्रीलंका के को पूरी तरह से जीत लिया और सुमात्रा जो है इंडोनेशिया इसके शासक जो था शैलेंद्र को अपराजित कर दिया, उसको हरा दिया, पराजित कर दिया। और बंगाल के शासक जो महिपाल को भी हरा दिया था। जो राजेंद्र प्रथम ने बंगाल का शासक जो था महिपाल को भी हरा दिया था। इसके इन्होंने राजेंद्र प्रथम ने चीन में दूत मंडल भेजा था। चीन में एक दूत मंडल भेजा था। अब बंगाल को जीतकर उन्होंने उपाधि दिया था गंगई कोंड। मतलब बंगाल किसमें था? गंगा के किनारे है। और तो उन्होंने गंगई कोंड का उपाधि धारण किसने किया था? राजेंद्र चोल। अब इसके आगे देखते हैं। राजेंद्र प्रथम के बाद आता है कोलोंग द्वितीय। कोलोंग द्वितीय जो थे ये शिव धर्म को मानते था। या क्या किसको मानता था? शिव धर्म को मानता था। कोलोंग द्वितीय शिव धर्म को मानता था। चिदम्बरम मंदिर इन्होंने क्या था? चिदम्बरम मंदिर में कोलोंग द्वितीय जो था यह शिव धर्म को मानता था। चिदम्बरम मंदिर में विष्णु गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवाते थे। कोलोंग द्वितीय जो था किसको मानता था? शिव धर्म को मानता था। और इन्होंने क्या किया? चिदम्बरम मंदिर से विष्णु भगवान का जो था मूर्ति, गोविंद राज की मूर्ति जो था इन्होंने समुद्र में फेंकवा दिया। किसने? कोलोंग द्वितीय ने। इसका अंतिम शासक कौन है? राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र प्रथम था जैसे श्रीलंका को जीता था, सुमात्रा को भी जीता था, महिपाल को भी हरा दिया था और दूत मंडली को भेजा था, चीन भेजा था। अब इसके बाद ये राजेंद्र तृतीय है। राजेंद्र तृतीय इसने ये क्या वंश स्वतः समाप्त हो गया। राजेंद्र तृतीय के बाद यह वंश स्वतः समाप्त हो गया और राजेंद्र तृतीय के बाद क्या हुआ? यह वंश धीरे धीरे समाप्त हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग तमिल साहित्य के त्रिरत्न कंबन कोट्टम। जो तमिल साहित्य का त्रिरत्न किसको कहता? कंबन, कोट्टम कुडन, कोट्टकुडन और गुगलेंदी। कंबन, कोट्टम कुडन एवं गुगलेंदी कहता है। तमिल साहित्य का त्रिरत्न किसको कहता है? कंबन, ओट्टाकुडन एवं गुगलेंदी। इन तीन जो क्या तमिल साहित्य का त्रिरत्न है। कंबन है, ओट्टाकुडन है और गुगलेंदी है। जैसे ओक्कम कुडन है, कुट्टन रखिए, कुट्टन याद रखिए, कंबन कुट्टन गुगलेंदी। कंबन कुट्टन गुगलेंदी त्रिरत्न तमिल भाषा का त्रिरत्न क्या है? कंबन कुट्टन गुगलेंदी। यहाँ तक हो गया। इसका देखते हैं हम लोग राष्ट्रकूट वंश।
जो बतापी का जो चालुक्य था उसके बाद कौन आया था? राष्ट्रकूट वंश आया था। राष्ट्रकूट वंश जो थे 7वीं से 9वीं सदी में आया था और राष्ट्रकूट वंश के समकालीन कौन सा रहा था? चोल वंश। इसकी राजधानी मानखेट है। इसकी राजधानी क्या है? मानखेट है। और इसके संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग है। इसके संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग है। संस्थापक कौन? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन द्वितीय को हरा दिया था। बतापी का जो चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था, इसको कौन हरा दिया था? दंती दुर्ग ने हरा दिया था और चालु राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया था। अब इसका कृष्ण द्वितीय, कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर को बनवाया था। कृष्ण प्रथम ने क्या बनाया था? एलोरा का कैलाश मंदिर को बनाया था। ये कहाँ? महाराष्ट्र में। कृष्ण प्रथम ने क्या बनाया था? एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। एक मकान महाराष्ट्र में। इसके बाद ध्रुव। ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ध्रुव ने क्या हुआ? कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। पर त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग लिया था? ध्रुव ने लिया था। ध्रुव ने त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश, तो ध्रुव जो थे त्रिपक्षीय में भाग लिया था। इन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, पर अंततः प्रतिहार वंश ने लास्ट में इसमें प्रतिहार वंश ने कन्नौज पर अधिकार किया था। ठीक है। अमोघ वर्ष जो है दरबार में अमोघ वर्ष के दरबार में कन्नड़ भाषा के त्रिविद्वान रहते थे। पन्न पौन रन। अमोघ वर्ष जो थे इसके दरबार में कौन रहते थे? कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न रहते। पन्न पौन रन रहते थे। अमोघ वर्ष इसके दरबार में तीन कन्नड़ भाषा के त्रिविद्वान रहते थे। ठीक है। कौन थे? पन्न पौन रन रहते थे। इंद्र तृतीय जो है अरबी यात्री है। इंद्र तृतीय के अरबी यात्री अल मसूदी आया था। इंद्र तृतीय के दरबार में कौन आया था? अरबी यात्री अल मसूदी आया था। इसके दरबार में आया था। इसने पहली बार मानसून का वर्णन किया था। अल मसूदी ने ही पहली बार मानसून का वर्णन किया था। कृष्ण तृतीय के दरबार में इंद्र तृतीय कृष्ण प्रथम हो गया। इंद्र तृतीय के दरबार में अरबी यात्री अल मसूदी की आया था। इसके दरबार में आया था और इसने पहली बार मानसून का वर्णन किया था। इंद्र तृतीय के बाद आता है कृष्ण तृतीय। इसने तलोकल युद्ध में चोल शासक परांतक प्रथम को हरा दिया था। तलोकम युद्ध में तलोकम तृतीय में चोल शासक परांतक प्रथम को हरा दिया था। किसने हरा दिया था? कृष्ण तृतीय ने क्या हुआ था कि तुलकम युद्ध में चोल शासक जो था परांतक प्रथम को हरा दिया। और इसके बाद कर्क द्वितीय ने तल्लब द्वितीय जो थे कल्याणी का चालुक्य ने कर्क द्वितीय को मार दिया, हरा दिया इसको। ठीक। तल्लब द्वितीय जो थे कल्याणी का चालुक्य था, प्रतापी इसका कल्याणी, इस कर्क द्वितीय को मार दिया। इसके बाद इन्होंने तल्लब द्वितीय ने कल्याणी का चालुक्य का स्थापना किया। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका था बेंगी। अब ये हम लोग दक्षिण भारत देख लिए। अब हम लोग आते हैं उत्तर भारत में। उत्तर भारत में हम लोग पाल वंश आते हैं। ठीक है। पाल वंश 7वीं और 11वीं सदी में कहाँ चला था? इसकी राजधानी पाल वंश जो है 7वीं और 11वीं सदी में चला था। इसकी राजधानी मुंगेर है। ब्रज शाखा के ये अनुयायी थे। ब्रजयास शाखा के अनुयायी कौन थे? पाल वंश। ब्रजयास शाखा के अनुयायी कौन थे? पाल वंश थे। इसकी राजधानी क्या? मुंगेर। अब ब्रजयास शाखा के अनुयायी कौन थे? पाल वंश। इसके संस्थापक कौन है? गोपाल है। ये बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय बनवाया था। गोपाल जो थे इन्होंने बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय बनवाया था। किसने बनवाया था? गोपाल ने बनवाया था। गोपाल जो थे संस्थापक थे। इन्होंने बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय बनवाया था। इसके बाद है धर्मराज ने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। किसने? धर्मपाल ने। कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। किसने? धर्मपाल ने। कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का भाग किसने लिया? धर्मपाल ने, किंतु हार गए। पाल वंश का जो शासक था धर्मपाल, इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया किंतु ये हार गए। ठीक है। इसके बाद देवपाल जो थे दरबार में अरबी यात्री सुलेमान आया था। देवपाल के दरबार में अरबी यात्री कौन आया था? सुलेमान आया था। सुलेमान आया था।
महिपाल महिपाल जो है चोल शासक महिपाल जो है महिपाल को चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने इनको हरा दिया था। चोल शासक जो थे, चोल शासक ने किसको हरा दिया था? महिपाल को हरा दिया था। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने किसको हरा दिया था? महिपाल को हरा दिया। चोल शासक जो राजेंद्र चोल यहाँ के थे और यहाँ से ये गंगा का जो है पानी लेने के लिए यहाँ गए थे और वहाँ से ये पहले पाल वंश के जो थे महिपाल को हरा दिया था, फिर वहाँ से गंगा जल को लेके आए थे। इसका जो पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? महिपाल था। इसका अंतिम शासक कौन है? महिपाल। महिपाल। इसका अंतिम शासक कौन है? महिपाल। अंतिम शासक कौन है? महिपाल। इसको जब चोल ने हरा दिया था तो वहाँ सर्वनाश हो गया, ध्वस्त हो गया, तो फिर ये बस सुताई समाप्त हो गया। आप देखते हैं इसके आगे। अब देखते हैं हम लोग सैन्य वंश। सैन्य वंश है, इसकी राजधानी लखनौती थी। लखनौती। सैन्य वंश की राजधानी क्या है? लखनौती। लखनौती। इसका संस्थापक कौन है? संस्थापक है सामंत सेन। संस्थापक कौन है? सामंत सेन। इसका संस्थापक कौन है? सामंत। सैन्य वंश का संस्थापक सामंत सेन। ठीक है। और इसके बाद आया विजय सेन। विजय सेन। इसके बाद है बल्लभ सेन। बल्लभ सेन द्वारा रचना है अद्भुत सागर और दान सागर। बल्लभ सेन द्वारा रचना पूछेगा अद्भुत सागर और दान सागर। अद्भुत सागर, दान सागर। अद्भुत सागर, दान सागर। लक्ष्मण। इसके बाद आया लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहते थे। जयदेव द्वारा रचना है गीत गोविंद। गीत गोविंद का रचनाकार कौन है? जयदेव है। जयदेव। ठीक है। बल्लभ सेन जो है इन्होंने अद्भुत सागर और दान सागर की रचना किया था। सैन्य वंश की राजधानी लखनौती है। इसके संस्थापक सामंत सेन। इसके बाद विजय सेन है। उसके बाद बल्लभ सेन। बल्लभ सेन द्वारा रचना किया अद्भुत सागर और दान सागर। लक्ष्मण सेन जो दरबार में विद्वान रहते थे। जयदेव द्वारा रचना गीत गोविंद। ठीक है। इसके बाद आते हैं गुज्जर प्रतिहार वंश। गुज्जर प्रतिहार वंश। ठीक है। गुज्जर प्रतिहार वंश। इसके बाद हम लोग गुज्जर प्रतिहार थे, राजकोट थे या पाल थे। ठीक है। इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था प्रतिहार वंश ने। इसके संस्थापक नागभट्ट है। नागभट्ट इसके संस्थापक नागभट्ट है। नागभट्ट संस्थापक। गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? नागभट्ट है। वत्सराज जो थे कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष में जीता था। वत्सराज ने अंततः जो है कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष को जीता था। ठीक है। वत्सराज ने। इसके बाद महिर भोज। महिर भोज ने राजधानी कन्नौज को बनाया। इसने जीत लिया वत्सराज ने, तो महिर भोज ने क्या किया? कन्नौज को अपना राजधानी बनाया। और इसके बाद है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर रहते थे। महेंद्रपाल के दरबार में कौन रहते थे विद्वान? राजशेखर रहते थे। राजशेखर द्वारा रचना है कर्पूरी मंजरी है। कर्पूरी मंजरी। इसका अंतिम शासक जो है यशपाल है। यशपाल। तो गुज्जर प्रतिहार वंश जो है इसके संस्थापक है नागभट्ट है। बसराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। बसराज ने यही जीता था त्रिपक्षीय संघर्ष। और महिर भोज आए, इन्होंने राजधानी कन्नौज को बनाया। और महेंद्र पाल आए, उन्होंने दरबार में इसके दरबार में राजशेखर रहते। राजशेखर ने कर्पूरी मंजरी की रचना किया। इसके अंतिम शासक यशपाल थे। और यहाँ प्रतिहार वंश थे, यहाँ से इन्होंने यहाँ पे हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद यहाँ पे कन्नौज पर अधिकार अंततः किसने किया? प्रतिहार वंश के बसराज ने किया। इसके बाद में चंदेल वंश जो है जजाक भुक्ति वंश भी कहते हैं। चंदेल वंश या जजाक भुक्ति वंश भी कहते हैं इसको। ये क्षेत्र इसका में एमपी है, मध्य प्रदेश इसका है। और यहाँ के संस्थापक नुनुक है। इसका संस्थापक कौन है? नुनुक। नुनुक। इसके संस्थापक कौन है? नुनुक है। नुनुक और यशोवर्मन। इसके बाद नुनुक के बाद आया यशोवर्मन। नुनुक और यशोवर्मन ने खजुराहो का विष्णु मंदिर को बनवाया था। इसको चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं। विष्णु जो मंदिर खजुराहो का विष्णु मंदिर, इसको चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं। किसने बनवाया था? नुनुक और यशोवर्मन ने। नुनुक ने पहले बनवाया, उसके बाद इनके बाद जो यशोवर्मन बने, यशोवर्मन ने इसको खजुराहो को पूरा कंप्लीट करा दिया। इन दोनों ने ही खजुराहो का जो विष्णु मंदिर को बनवाया था। चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं। इसके बाद आया धंग। धंग ने खजुराहो में शिव मंदिर बनवाया था। धंग ने क्या बनाया था? खजुराहो में शिव मंदिर बनवाया था। शिव मंदिर को कंदरिया महादेव भी कहते हैं। शिव मंदिर को क्या कहते हैं? कंदरिया महादेव का मंदिर भी कहते हैं। शिव मंदिर को क्या कहते हैं? कंदरिया महादेव का मंदिर कहते हैं। उसके बाद आते हैं विद्यासागर। धंग के बाद आया धंग ने क्या? खजुराहो का शिव मंदिर बनवाया। शिव मंदिर को कंदरिया महादेव का मंदिर भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आया विद्याधर। विद्याधर ने गुजरात के शासक यशपाल को मारा। विद्याधर ने गुजरात के शासक किसको मारा था? यशपाल को मारा था। विद्याधर ने किसको मारा था? विद्याधर ने गुजरात के शासक यशपाल को मारा था। किस लिए मारा था? यशपाल को इसलिए मारा क्योंकि इसने महमूद गजनवी के हमले से डर के भाग गया था। जो यशपाल था, यशपाल को विद्याधर ने इसलिए मारा था
कि क्योंकि ये महमूद गजनवी जब आक्रमण किए थे इस डर से ये भाग गए थे। कौन? यशपाल। इसीलिए विद्याधर ने यशपाल को मार दिया था। इसके बाद आया परमादी देव। परमादी देव को पृथ्वीराज चौहान या तृतीय बोले, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने परमादी देव को मार दिया था। ठीक है। चंदेल वंश जो है इसको जटाभूति वंश कहते हैं। क्षेत्र एमएमपी है। संस्थापक नोनुक और सुवर्मन हुआ। खजुराहो में विष्णु मंदिर को बनवाया था। चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं। धांग है खजुराहो में शिव मंदिर को बनवाया था। शिव मंदिर को कंदरिया महादेव भी कहते हैं। और विद्याधर जो है गुजरात के शासक यशपाल को विद्याधर ने किसको मारा था? विद्याधर ने गुजरात के शासक यशपाल को मारा था। यशपाल को इसलिए मारा था क्योंकि महमूद गजनवी के हमले ये इसके डर से भाग गया था। कौन भाग गया था? विद्याधर भाग गए, यशपाल भाग गया था, इसलिए यशपाल को विद्याधर ने मार दिया था। इसके बाद परमादित्य। परमादित्य को पृथ्वीराज चौहान ने मंदिर को मार दिया। अब आते हैं आगे। अब हम लोग कुछ छोटे छोटे राजवंश है उसको देख लेते हैं। ठीक है। अब आता है पहला मैत्रिक वंश। मैत्रिक वंश के संस्थापक ने भट्टारक। मैत्रिक वंश के संस्थापक भट्टारक है। इसने राजधानी बल्लाभी गुजरात बनाया था। बल्लाभी गुजरात। अब बल्लाभी में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र। बल्लाभी क्या है? जैन धर्म का प्रमुख केंद्र। अद्वितीय जो जैन धर्म का सम्मेलन कहाँ हुआ था? बल्लाभी गुजरात में ही हुआ था। तो मैत्रिक वंश का संस्थापक भट्टारक है। इसकी राजधानी बल्लाभी गुजरात है। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है। द्वितीय वंश कहाँ हुआ था? बल्लाभी में हुआ था। अब आते हैं कलचुरी वंश। कलचुरी वंश को ही चिदी वंश कहते हैं। कलचुरी वंश को चिदी वंश कहते हैं। यह मध्य प्रदेश के क्षेत्र के थे। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में थे। इसका संस्थापक कौन है? कोक्कल प्रथम है। कोक्कल प्रथम है जिसका संस्थापक कौन है? कोक्कल प्रथम। इसका सबसे प्रतापी गंगदेव। उपाधि दिया विक्रमादित्य की। सबसे प्रतापी शासक कौन था? गंगदेव था। उपाधि विक्रमादित्य का दिया था। कलचुरी वंश जो है इसको चेदी वंश भी कहते हैं। कलचुरी वंश को क्या कहते हैं? चेदी वंश भी कहते हैं। और मध्य प्रदेश के क्षेत्र के थे। इसके संस्थापक कौन थे? कोक्कल प्रथम थे। इन्होंने प्रतापी शासक कौन थे? गंगदेव थे। इन्होंने उपाधि किसे? विक्रमादित्य का दिया था। इसके बाद आते हैं गौड़ वंश। देखते हैं गौड़ वंश। अब हम लोग बंगाल जाते हैं। बंगाल के क्षेत्र में ये इसका क्षेत्र कहाँ था? बंगाल। ठीक है। इसके जो शासक कौन थे? शशांक थे। कौन थे? शशांक। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हर्षवर्धन के पशुपति वर्ष का जो है वर्धन वंश के समय शशांक को पढ़े हैं हम लोग। तो गौड़ वंश का क्षेत्र जो है गौड़ वंश इसका क्षेत्र का बंगाल। संस्थापक कौन? इसके जो है संस्थापक नहीं, इसके जो शासक कौन थे? शशांक थे। शशांक ने किसको मारा था? राजवर्धन को मारा था। तो राजवर्धन को मारा था और महाबोधि वृक्ष को उखाड़ दिया था। शशांक ने क्या किया था? राजवर्धन को मार दिया था और महाबोधि वृक्ष को उखाड़ दिया था। और राजवर्धन को मारने के उपरांत में हर्षवर्धन ने शशांक को मार दिया। ठीक है। यहाँ हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग पूर्वी गंगवंश उड़ीसा। ये पीवीआई है। पूर्वी गंगवंश उड़ीसा। इसके संस्थापक कौन है? आनंद बर्मन। आनंद बर्मन ही जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी को बनवाया था। इन्होंने ही रथ यात्रा निकाला है। यहाँ रथ यात्रा निकाला जाता है जगन्नाथपुरी में। और इसका निर्माण किसने थे? आनंद बर्मन ने बनवाया था। आनंद बर्मन ने बनवाया था। पूर्वी गंगवंश के थे उड़ीसा के। इस संस्थापक आनंद बर्मन ने बनवाया था। इसके बाद है नरसिंह प्रथम। नरसिंह प्रथम ने कोणार्क में सूर्य मंदिर को बनवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनाया था। इसको ब्लैक पगोड़ा सूर्य मंदिर को क्या था? ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। नरसिंह प्रथम कोणार्क में है सूर्य मंदिर को बनवाया था। ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। नरसिंह प्रथम इसको कोणार्क में है सूर्य मंदिर को बनवाया, ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। संस्थापक आनंद बर्मन है। जगन्नाथपुरी में बनवाया था। रथ यात्रा निकाला जाता है। और नरसिंह प्रथम है कोणार्क में सूर्य मंदिर को बनाया था। कोणार्क में सूर्य मंदिर को बनाया था। इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। नरसिंह देव भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर को बनाया था। नरसिंह देव जो थे इन्होंने भुवनेश्वर में किसको बनाया था? लिंगराज मंदिर को बनाया था। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर को किसने बनवाया था? नरसिंह देव ने बनाया था। नरसिंह देव ने बनवाया था। पूर्वी गंगवंश उड़ीसा। इसके संस्थापक कौन है? आनंद बर्मन ने। इन्होंने जगन्नाथपुरी का मंदिर बनवाया था। और रथ यात्रा निकाला जाता है। और नरसिंह वर्मा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था। सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। और नरसिंह प्रथम नरसिंह देव ने भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर भी बनवाया था। ये हो गया तीनों। अब आते हैं हम लोग पांचवा काकतीय वंश। काकतीय वंश कहाँ है? तेलंगाना के वारंगल में है। तेलंगाना के वारंगल में है। इसके संस्थापक कौन है? बीटा प्रथम। इसके संस्थापक कौन है? बीटा प्रथम। ठीक है। इसका प्रथम कौन है? बीटा प्रथम। प्रताप रुद्रदेव जो थे प्रताप रुद्रदेव इसके जो बाद में शासक बने प्रताप रुद्रदेव, इनको मलिक काफूर ने आक्रमण किया था। ये मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट आ गया। ठीक है। और ये मलिक काफूर ने इस पे आक्रमण किया, पर इसने प्रताप देव ने युद्ध नहीं लड़ा।
युद्ध नहीं लड़ा और इसने अलाउद्दीन का अधीनता स्वीकार किया। अलाउद्दीन खिलजी का किसने किया? खिलजी वंश जब चल रहा था, अलाउद्दीन खिलजी उसके शासक थे, उन्होंने मलिक काफूर को आक्रमण करने भेजा था, तो उन्होंने युद्ध प्रतापदेव ने युद्ध नहीं लड़ा, अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली और प्रतापदेव ने हाँ, अलाउद्दीन को भेड़ दिया था, अपनी सोने की प्रतिमा को जंजीर में बांध कर अलाउद्दीन को भेड़ दिया था, और कोहिनूर हीरा भी भेड़ दिया था। कोहिनूर हीरा और अपनी सोना की प्रतिमा को जंजीर में बांधकर कोई दिया था, इसको अलाउद्दीन का, और कोहिनूर हीरा भी दिया था। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग छठा वंश। छठा वंश है यादव वंश। छठा वंश कौन सा? यादव वंश। इसकी राजधानी देवगिरी महाराष्ट्र है। देवगिरी महाराष्ट्र है। इसके संस्थापक कौन है? वल्लभ फाइव है। वल्लभ फाइव इसके संस्थापक कौन है? वल्लभ फाइव है। और इसके संस्थापक कौन है? वल्लभ फाइव है। यादव वंश, इसकी राजधानी कहाँ? देवगिरी महाराष्ट्र है। इसका संस्थापक कौन है? वल्लभ फाइव। रामचंद्र देव इसके बाद शासक बने थे। मलिक काफूर ने पराजित कर दिया किसको? रामचंद्र देव को। रामचंद्र देव को पराजित कर दिया, और अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र के देव को देवगिरी का जागीरदार बना दिया। इसलिए बनाया क्योंकि छोटा जैसा वंश था यादव वंश, इसकी राजधानी देवगिरी था, और इसके संस्थापक वल्लभ था। रामचंद्र का जो था छोटा सा ये एरिया था, तो यहाँ का जो ये शासक था मलिक काफूर को जब इसने जीतने भेजा था, तो मलिक काफूर ने इसको हरा दिया, और अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को की जो योग्यता को देखकर, जो कौशल को देखकर रामचंद्र को देवगिरी का ही जागीरदार बना दिया। ठीक है। इसके बाद आता है होयसाल वंश। होयसाल वंश की राजधानी द्वार समुद्र है। होयसाल वंश का राजधानी कहाँ है? द्वार समुद्र है। इसके संस्थापक कौन है? विष्णु वर्मन है। इसके संस्थापक कौन है? विष्णु वर्मन है। और बीरबल्ला है, बीरबल्ला तृतीय है, बीरबल्ला तृतीय है, इसमें बीरबल्ला तृतीय है। मलिक काफूर ने पराजित कर दिया था किसको? मलिक काफूर ने पराजित कर दिया था बीरबल्ला को। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वार समुद्र को जीत नहीं पाया था। होयसाल वंश का राजधानी कहाँ था? द्वार समुद्र। इसके संस्थापक कौन है? विष्णुवर्मन। और इसके बाद आता है बीरबल्ला तृतीय। पर बीरबल्ला तृतीय को मलिक काफूर ने पराजित कर दिया, और अलाउद्दीन के द्वारा अलाउद्दीन ने खिलजी ने द्वार समुद्र को नहीं जीत सका था। ठीक है। अब आते हैं कश्मीर का इतिहास। अब हम लोग कश्मीर देखते हैं। कश्मीर का इतिहास की जानकारी कल्हान की पुस्तक राजतरंगी से मिलता है। जो कल्हान की पुस्तक है राजतरंगी, उससे हम लोग कश्मीर का इतिहास मिलता है। ठीक है। कश्मीर का इतिहास किससे मिलता है जानकारी? कल्हान की पुस्तक राजतरंगिणी से मिलता है। किससे मिलता है? कल्हान की पुस्तक राजतरंगिणी से मिलता है। ठीक है। इसका आता है कारकेड वंश। कारकेड वंश जो है, इसका संस्थापक दुर्लभ वर्धन था। दुर्लभ वर्धन था। दुर्लभ वर्धन ये इसका क्रूर शासक कौन था? तारापीठ था। तारापिंड। तारापिंड क्रूर शासक कौन था इसका? तारापिंड। तारापिंड कौन था? क्रूर शासक था। सबसे योग्य शासक इसका था ललितादित्य मुक्तापिंड था। इन्हें मार्तंड मंदिर सूर्य मंदिर जो है का निर्माण, मार्तंड मंदिर जो है सूर्य मंदिर, जो मार्तंड मंदिर का सूर्य मंदिर पर आधारित इसका मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया था। मार्तंड मंदिर का सूर्य मंदिर है। और इसका अंतिम शासक उत्पल्ला पिंड है। उत्पल्ला पिंड है। ठीक है। उत्पल्ला पिंड है। उसको कारकेड वंश। कारकेड वंश शासक दुर्लभ वर्धन है। क्रूर शासक इसका तारापिंड है। योगी शासक ललित दैत्य मुक्ता पिंड है। इसका इन्होंने मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया था। मार्तंड मंदिर क्या? सूर्य मंदिर है। अंतिम शासक उत्पला पिंड है। उत्पला पिंड है। अंतिम शासक कौन है? उत्पला पिंड। अगर दूसरा देखते हैं उत्पल वंश। उत्पल वंश। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती बर्मन थे। अवंती बर्मन। अवंती बर्मन थे। इसके मंत्री कौन थे? सूर थे। इसके मंत्री कौन थे? सूर थे। अवंती बर्मन इसके मंत्री कौन थे? सूर थे। अवंती बर्मन की मृत्यु हो गई। इनकी पत्नी का कौन था? सुगंधा। इसकी पत्नी अवंती बर्मन के मंत्री कौन था? सूर था, और इसकी पत्नी कौन था? सुगंधा। अवंती बर्मन के मृत्यु होने के बाद कौन शासन बन गई? सुगंधा। सुगंधा ने अपना मंत्री संग्राम राज को बनाया। संग्राम राज ने ही इस वंश का अंत कर दिया। उत्पल वंश, इसके संस्थापक अवंती वर्मन थे। इन्होंने मंत्री कौन थे? सूर थे। फिर सूर थे। अवंती वर्मन की पत्नी कौन था? सुगंधा। अवंती वर्मन की मृत्यु होने के बाद शासन कौन बनी? सुगंधा। सुगंधा के मंत्री कौन था? संग्राम राज था। इन्होंने संग्राम राज ने इस वंश का अंत कर दिया। संग्राम राज ने लोहार वंश का स्थापना किया। कश्मीर में लोहार वंश का स्थापना किया। लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? संग्राम राज। संग्राम राज ये संग्राम राज हो गया संस्थापक। इसके बाद योग्य शासक इसका हर्ष था।
इसका योग्य शासक कौन था? हर्ष था। इन्होंने उपाधि दिया नीरो, नीरो का उपाधि किसने धारण किया था? हर्ष ने किया था। दरबार में कौन रहते थे? कल्हण रहते। इसके दरबार में कौन रहते? कल्हण रहते थे। इसकी पुस्तक कौन है? रास तरंगिणी। इसकी पुस्तक कौन है? रास तरंगिणी है। इसकी पुस्तक कौन है? रास तरंगिणी है। कल्हण की पुस्तक है रास तरंगिणी। किसके दरबार में रहते हैं? हर्ष के दरबार में। हर्ष ने किसमें उपाधि धारण किया? नीरो। अंतिम शासक जयसिंह। अंतिम शासक कौन है? शासक जयसिंह। अंतिम शासक जयसिंह है। इस वंश के बाद तुर्की शासन इस वंश के बाद कश्मीर पर तुर्की शासक ने अधिकार कर लिया। इस वंश के बाद मतलब कुल्हार वंश के बाद इस वंश के बाद क्या हुआ कि कश्मीर पर तुर्की शासकों ने अधिकार कर लिया। इस तुर्की शासकों में सबसे योग्य शासक कौन था? जैरुल आबेदीन था। जैरुल आबेदीन था। इन्होंने इसे कश्मीर का अकबर भी कहता था। जैरुल आबेदीन, इस बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस वंश का जो तुर्की शासक है जैरुल आबेदीन था, सबसे योग्य शासक। इसे कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। इसका कहते हैं बर्मन वंश। योग्य शासक तुर्की शासक था इसने, और जैरुल आबेदीन था। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। कश्मीर का अकबर किसको कहता है? जैरुल आबेदीन को। बर्मन वंश जो है, बर्मन वंश जो है, ये कामरूप बोलिए, असम बोलिए, प्रयाग, ज्योतिषपुर। असम का ही नाम है कामरूप, असम, प्रयाग, ज्योतिषपुर। ये बर्मन वंश के संस्थापक कौन है? पुष्य बर्मन। बर्मन वंश के संस्थापक कौन है? पुष्य बर्मन है। इसके समकालीन कौन है? समुद्रगुप्त के समय था। बर्मन वंश के संस्थापक कौन है? पुष्य बर्मन। इस समकालीन किसके समकालीन? पुष्य बर्मन किसके समकालीन थे? समुद्रगुप्त के समकालीन थे। समुद्रगुप्त के समकालीन कौन थे? पुष्य बर्मन थे। इसके संस्थापक जो थे ये समुद्रगुप्त के थे। पुष्यभूति वंश जो पुष्यभूति वंश, इसके बाद आता है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश जो है, हर्षवर्धन ने समस्त काम, पुष्यभूति वंश का हर्षवर्धन कौन था? वंश का था पुष्यभूति वंश का। तो हर्षवर्धन ने क्या किया? समस्त कामरूप के साथ बंगाल के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। ठीक है। इसके संस्थापक कौन? देखिए, बर्मन वंश जो है ये असम का एरिया का है। बर्मन वंश, इसके संस्थापक कौन है? पुष्य बर्मन किसके समकालीन थे? समुद्रगुप्त के समकालीन थे। समुद्रगुप्त के समकालीन थे। इसके बाद कुछ कुछ शासन आदि गए। फिर गुप्त वंश के बाद आया गुप्त वंश था। इसके बाद आया वर्धन वंश के जो राजा बने, वर्धन वंश के थे। वर्धन बोलिए या पुष्यभूति वंश बोलिए, तो उसके जो थे उस वंश के कौन थे? हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन ने क्या किया कि जितना कामरूप है, असम का एरिया और बंगाल के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। किसने? हर्षवर्धन ने। अंत में कामरूप ने पाल वंश का बना लिया। फिर हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि पाल वंश ने क्या किया? हर्षवर्धन का ने जो जीता हुआ था कामरूप का जो एरिया था, कामरूप का, उसको पाल वंश ने जीत लिया और अपना अंग बना लिया। किसने? पाल वंश ने। तो ये हमारा वीडियो पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग 13वां चैप्टर देखेंगे, मूर्ति तथा मंदिर स्थापत्य कला। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।